चलिए, लास्ट टाइम हम लोग वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन देख रहे थे। ऑलमोस्ट सारे वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन हो चुके थे और अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। ओहो, टाइटल नंबर 5.3 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा। टाइटल नंबर 5.3 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर उसका एक और नाम है रेडियल एक्सेलरेशन, उसी को कहा जाता है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन है ना, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट एक ही होता है ना, कोई फर्क नहीं है इसमें। नाउ व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन set up in the body नहीं बोलना चाहिए, set in the particle when it is performing uniform circular motion. When it is performing uniform circular motion, तो acceleration set up in a particle when it is performing uniform circular motion is called as centripetal या फिर radial acceleration, is called as centripetal और रेडियल एक्सेलरेशन। इसे हम लोग सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्चुअली इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में आएगा कि ये कैसे आया, उसके फॉर्मूले कैसे आए, वो सारी चीज़ें अभी नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। बट फिलहाल अभी उसका हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक का जो रीजन है वो कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब अब तक के आप जो पढ़ते आए सिवाय एंगुलर एक्सेलरेशन के, अब हर चीज यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ही पढ़ते आए हैं। आई के बसन में अब इसके बाद वाली जो जर्नी चालू होने वाली है उसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आप ज्यादातर पढ़ने को मिलेगा आपको। नहीं, यहां पर नहीं है, यहां नहीं है। तो अब देखो यहां पे आपने देखा कि पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, इस पे फोकस करो। पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन की, जस्ट वर्ड एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कौन सा वाला? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहां कौन सी चीज कांस्टेंट है पार्टिकल की? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या जिसको आप कहेंगे स्पीड। पार्टिकल का क्या कांस्टेंट है? स्पीड। तो भैया अब जब मैं वेलोसिटी वर्ड बोलता हूं, तो जब वेलोसिटी वर्ड बोलता हूं तो उसमें दो बातें आती है। एक तो बात आती है उसके मैग्नीट्यूड की, दूसरी बात आती है उसके डायरेक्शन की, इजंट इट? मैग्नीट्यूड की भी बात आती है, साथ ही साथ डायरेक्शन की भी बात आती है। अब अगर मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन लगातार चेंज होता है, हम कहते हैं कि जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। जब क्या चेंज होगी? वेलोसिटी, तो क्या जनरेट होगा? एक्सेलरेशन। मगर वेलोसिटी यहां किसके कारण चेंज हो रही है? मैग्नीट्यूड के कारण या फिर डायरेक्शन के कारण? बोलो, काय के कारण चेंज हो रही है? डायरेक्शन। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, आपका पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा क्या उसका? अरे वैल्यू चेंज हो रही क्या? मैग्नीट्यूड म्हणजे काय? वैल्यू। तो वैल्यू चेंज हो रही क्या?
नहीं नहीं, वैल्यू तो लगातार कांस्टेंट है, यहां पर 10, यहां पर 10, यहां 10, यहां 10, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और कांस्टेंट रहने से एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता, कांस्टेंट रहने से एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? जब उसमें बदलाव आता है किसी चीज में। तो किस में बदलाव आ रहा है यहां पर? डायरेक्शन में। डायरेक्शन में बदलाव आने के कारण क्या बदल रहा? वेलोसिटी बदल रहा। और वेलोसिटी बदलने के कारण क्या देख रहे हैं हम लोग? वहां पर क्या पैदा हो गया? एक्सेलरेशन। और उसका हम लोग ने नाम क्या दे दिया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना? आई बात समझे आपको? तो हम यहां ऐसा कह सकते हैं कि द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is रिस्पॉन्सिबल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है बेटा? रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। है ना? तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, उस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आई बात ये समझ में? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा मैं अभी फिलहाल आपको डायरेक्ट देने जा रहा हूं, है ना? उसका डिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट उसमें दूंगा मैं, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आता है, ये आता है v² r ओमेगा स्क्वायर और v इंटू ओमेगा। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके फॉर्मूले होते हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिल्कुल सादे सीधे लीनियर एक्सेलरेशन की ही तरह है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो एसआई यूनिट यहाँ पे जस्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो डायमेंशन हो जाएगा L1T - 2। लिख लो। उसकी डायरेक्शनैलिटी, ये वो सब चीज़ के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे अगले इसमें। अमजद, सोन बेटा दरवाजा खोल दे। बंद का दरवाजा। बैठ इधर। चलो, हो गया? नेक्स्ट, फाइव पॉइंट 4 relation between linear acceleration and angular acceleration. Relation between linear acceleration and angular acceleration. लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है हमको देखना है। ओके, अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इस पर पूरा ध्यान देना बहुत अच्छे से।
और पूरा फोकस करके देखना। जब तक के पूरा समझ में नहीं आ रही एक एक चीज़ तब तक के उसको छोड़ना नहीं, है ना। नहीं समझ में आया तो मैं बोलना दोबारा कि सर बता दो, फिर से बता दूंगा मैं। हो गया बेटा ये लिखना? चलो consider a particle performing non-uniform circular motion। एक पार्टिकल को इमेजिन करो जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। देन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity can be given as। तो किसी भी वक्त रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आप इस तरह से दे सकते हैं। वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। तो हमने क्या देखा, एक पार्टिकल है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और किसी भी वक्त मैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बता रहा हूँ। तो मैं वेक्टर फॉर्म में इसका रिलेशन लिख रहा हूँ। देखो यहाँ हर एक चीज़ वेरिएबल है, वेक्टर फॉर्म में ना, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। वैसे देखो सर्कुलर मोशन होता है तो v तो वेरिएबल होता ही है, भले उसका मैग्नीट्यूड ना चेंज हो, डायरेक्शन तो चेंज होता ही है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा वेरिएबल है ना। ओमेगा कांस्टेंट हुआ क्या? ओमेगा कांस्टेंट कब रहता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये क्या चल रहा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ओमेगा वेरिएबल है। दूसरी बात r स्टैंड्स फॉर पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। हमको मालूम है कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, जब मैंने पहली बार आपको पढ़ाया था, पहला स्टेट वेरिएबल पढ़ाया था, तभी मैंने बताया था कि रेडियस वेक्टर, हर रेडियस वेक्टर अलग अलग होता है, कि भले वो वैल्यू में सेम हो मगर डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए रेडियस वेक्टर भी क्या है? वेरिएबल है। तो अब ऐसा है कि यहाँ जो दो चीज़ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों चीज़ें वेरिएबल है। अब मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं लिखूंगा डिफ्रेंशिएटिंग above equation with respect to time। तो ऊपर वाली इक्वेशन को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। therefore d वेक्टर v अपॉन dt इज इक्वल्स टू d बाय dt वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। अब आप इसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं। जब आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें वेरिएबल है। अगर इनमें से एक आध चीज़ कांस्टेंट होती तो आप चुपचाप क्या करते, उसको बाहर निकाल देते और वेरिएबल चीज़ पे फोकस करते। मगर यहाँ तो दोनों वेरिएबल है तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, है ना। अगर आपको याद होगा, प्रोडक्ट रूल याद होगा, तो मैं थोड़ा साइड में लिख के याद दिला दूँ कि प्रोडक्ट रूल कुछ ऐसा आया था, डी यू इंटू वी। तो u इंटू डी वी प्लस डी यू इंटू वी, है ना। आप क्या करते हैं, पहले इसको साइड में रखते हैं मल्टीप्लिकेशन में और सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर प्लस आप पहले वाले का डेरिवेटिव लेते हैं और दूसरे वाले का साइड में रखते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे का प्रोसेस करूँगा। तो फिर मैं लिखूँगा देयरफॉर डी वेक्टर v अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस डी वेक्टर r अपॉन डी टी प्लस डी वेक्टर ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस ऑफ वेक्टर r। ओके, तो आपने प्रोडक्ट रूल लगाया, आपने इसे साइड में रखकर r का डेरिवेटिव लिया,
फिर आर को साइड में रखकर आपने ओमेगा का डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ पर डी वेक्टर ऑफ वी अपॉन डी टी ये क्या है, तो बोले भैया ये तो आपका लीनियर एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। और डी वेक्टर आर अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, और ये पोजीशन वेक्टर है तो भाई हम कहेंगे ये है आपकी लीनियर वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, डी वेक्टर ओमेगा अपॉन डी टी ये क्या है, तो डी वेक्टर ओमेगा अपॉन डी टी आपका अल्फा है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या नाम देंगे हम, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ठीक है भाई, अब ये आ गया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैं इस इक्वेशन को अब ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर डी वेक्टर वी अपॉन डी टी को क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी प्लस वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, है ना, मैंने क्या किया इसकी जगह अल्फा लिख दिया, तो ये वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर। अब इसमें अगर आपने नोटिस किया होगा कि ये जो है टोटल एक्सेलरेशन है ये दो पार्ट्स को जोड़कर बना है ना, तो ये जो दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वी और वेक्टर अल्फा क्रॉस आर, ये दोनों को जोड़कर आपका टोटल एक्सेलरेशन बना है। अब यहां पर वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी को आपने नाम दिया एज रेडियल एक्सेलरेशन, इसको नाम दिया आपने रेडियल एक्सेलरेशन, और वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर को आपने नाम दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसे आपने क्या नाम दे दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब अगर आपने इसका नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया, इसका नाम रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल मतलब सेंट्रीपिटल एक ही बात होता है, मैं कुछ किताबों में आपको वो सेंट्रीपिटल मिलेगा, कुछ किताबों में आप रेडियल मिलेगा, तो ऐसा कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों भी सेम ही है। तो भाई ठीक है, तो फिर मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए आर प्लस वेक्टर ए टी, या फिर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी पी प्लस वेक्टर ए टी, वेक्टर ए सी पी प्लस वेक्टर ए टी, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, मतलब मैंने वही जो बताया आपको, रेडियल की जगह आप क्या बोल सकते हैं उसको, सेंटीमीटर। अब हमको इंडिविजुअली फोकस करना है, पहले हम फोकस करेंगे आपके सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन पे, हम देखेंगे उसका फॉर्मूले को डिकोड करेंगे और क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसका डायरेक्शन भी देखेंगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे का फोकस आता है सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन पे, तो रेडियल एक्सेलरेशन, तो जब मैं पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन पे कर रहा हूं, मैं लिखूंगा कि रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए आर इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी, ये किसका फॉर्मूला है, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अच्छा ठीक है, अगर इसी को मैं स्केलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो स्केलर फॉर्म में हम उसे कैसे लिखेंगे, तो स्केलर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू जस्ट ओमेगा इंटू वी, है ना, ओमेगा इंटू वी। अब देखो ठीक है, मान लिया ये स्केलर फॉर्म में सिर्फ ओमेगा इंटू वी आएगा, सिंस v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो अगर मैं v की वैल्यू r इंटू ओमेगा डालूं तो रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर इंटू ओमेगा, यानी r इंटू ओमेगा स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रेडियल एक्सेलरेशन को r इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना, इस तरह से। तो ये एक फॉर्मूला बन के आया रेडियल एक्सेलरेशन का स्केलर फॉर्म में, ये दूसरा फॉर्मूला बन के आया स्केलर फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर क्या है, ओमेगा का स्क्वायर है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ रेडियल एक्सेलरेशन को r इंटू ओमेगा, मतलब उसका एक ओमेगा मैंने निकाला बाहर और ये वाले r के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब r इंटू ओमेगा क्या है बेटा, v है, तो बोले रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर आपका, v इंटू ओमेगा। तो हमने देखा कि ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये एक फॉर्मूला आया, ये दूसरा फॉर्मूला आया स्केलर फॉर्म में, ये तीसरा फॉर्मूला आया
स्केलर फॉर्म में। ये फॉर्मूला क्या में था? वेक्टर फॉर्म में था। फिर किसी ने सोचा होगा कि सर ये वेक्टर फॉर्म में था तो इसका स्केलर फॉर्म ऐसा था। अब अगर ये दोनों फॉर्मूले स्केलर फॉर्म में हैं, है ना? ओ सॉरी, मैंने रिपीट कर दिया क्या? हाँ, ये रिपीट कर दिया, माय मिस्टेक, जस्ट अ मिनट, मैंने ये वाला फॉर्मूला रिपीट कर दिया। तो एक काम करते हैं, हाँ, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ओमेगा के जगह वी बाय आर डाल सकता हूँ। तो ओमेगा के जगह मैं वी बाय आर डालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर आगे जाके ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। हाँ, तो ये तीन फॉर्मूले आ गए, ओमेगा वी, आर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना? ये रेडियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले आ गए। और देखो ये स्केलर फॉर्म में तीनों के तीनों। हमने कहा कि ये वेक्टर फॉर्म में था तो ये इसका स्केलर फॉर्म में है। तो ये फॉर्मूले स्केलर फॉर्म में है तो इन्हें फॉर्मूला को भी आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में तो लिख सकते होंगे। तो फिर बोले वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे ये फॉर्मूला लिखना रहा तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम यहां लिखेंगे ऑल्सो वेक्टर ए आर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, है ना? माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया बार जो है मैंने सिर्फ आर को दिया, ओमेगा को क्यों नहीं दिया? ओमेगा भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका वहां पर क्या है बेटा? स्क्वायर है। इफ यू रिमेंबर, है ना, हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर वो स्केलर हो जाता है ना? तो इसीलिए ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा का स्क्वायर वो क्या हो गया? स्केलर हो गया। तो इसीलिए यहां पर उसको बार नहीं लगाया, सिर्फ यही बार है क्योंकि ये एक लौता वेक्टर फॉर्म है। फिर आप बोलेंगे ये निगेटिव साइन क्या कर रहा है यहां पे, है ना? निगेटिव साइन है यहां पर डायरेक्शन के कारण। बोले यहां पर असल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। बोले कैसे? बताते हैं आपको। देखो इधर का पार्ट हुआ है क्या आपका? बाकी है? अच्छा ठीक है, लिख लो, पहले इतना रीजन लिख लो, सिर्फ इतने रीजन पे फोकस करो, जल्दी जल्दी लिख लो, फिर आपको बताता हूं मैं। जब डायग्राम मैं यहाँ जो बना रहा हूँ, डायग्राम सुनो 2 मिनट, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा ये वो डायग्राम आपको इनके राइट साइड में बनाना है। तो यहाँ राइट में एक छोटी सी जगह छोड़ना जिसमें एक सर्कल वर्कल अच्छे से बना के डायरेक्शन के साथ आ सके, तो राइट साइड में बनाना है। हुआ बेटा? अब थोड़ा हमें फोकस करना है रेडियल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को लेकर कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। आप बता रहे हैं कि कुछ तो भी वो रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट आता है। वैसे उसी फॉर्मूले से समझ में भी आ जाता है कि रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट, बट फिर भी हम डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो अगेन ये मेरे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये है वो पार्टिकल जो कि यहाँ पर है इस पोजीशन पे। ओके, अभी हम लोग रेडियस वेक्टर को नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ रेडियस को बनाएंगे क्योंकि हम इस फॉर्मूले की मदद से डायरेक्शन का पता लगा रहे हैं, तो उसमें रेडियस नहीं है। अब मैं कहूँगा देखो ये पार्टिकल इस पोजीशन P पर है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे सर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। फिर मैं आपसे पूछूंगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये है ना? तो देखो याद रखो, जब भी आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी की, किसी दो अन्य वेक्टर क्वांटिटी की मदद से, आप क्या करते हैं? दोनों को ऐसे चिपका देते हैं बेसिस को। अब देखो रिमेंबर, ये ब्लू पेन क्या है? ओमेगा, और वो क्या है? वी। तो अब जैसे कि हमने देखा ओमेगा क्रॉस वी है, तो मैं राइट हैंड को ऐसा लूंगा और मैं कहूंगा ओमेगा क्रॉस वी। देखो ओमेगा क्रॉस वी, तो मेरा अंगूठा किधर आ रहा? लेफ्ट साइड में आ रहा ना? ओमेगा क्रॉस वी, मेरा अंगूठा लेफ्ट साइड में आ रहा।
मतलब भैया कि उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा, है ना। तो हम क्या देखेंगे कि भाई ये अगर कहा जाएगा ये रेडियस है तो आपके रेडियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन रहेगा इधर लेफ्ट साइड में रहेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। आप देखिए, आप खुद ही देखिए आप, ये तो ओमेगा है, ब्लैक वाली पेन, है ना, और ये वी है, तो ओमेगा क्रॉस वी, तो अंगूठा किधर आया, लेफ्ट साइड में, रेडियस के साथ साथ। तो इस तरह से हम देखते हैं रेडियल एक्सेलरेशन इस तरफ है। और अब आप जानते हैं कि भैया ये अगर रेडियल एक्सेलरेशन है तो रेडियस वेक्टर तो भैया इधर आता है, वेक्टर आर, है ना, रेडियस वेक्टर यहाँ पर आता है। तो रेडियस वेक्टर और रेडियल एक्सेलरेशन आपस में कैसे नजर आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसी कारण से यहाँ पर माइनस साइन आ गया, है ना। फिर अब मैं इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा तो ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर कैप। बोलिए अब ये कैसी सिचुएशन है। अब देखो वहां पर अगर फॉर्मूले को देखा जाए तो वहां दो चीजें आई है, एक v आया है और एक r आया है। v वेलोसिटी नो डाउट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट वहां उसका क्या हो गया, स्क्वायर, तो वो क्या बन गया, स्केलर बन गया, है ना। तो v स्क्वायर का तो कोई मतलब डायरेक्शन नहीं आता, v का डायरेक्शन आता है, v स्क्वायर का डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा वहां दूसरी चीज क्या नजर आ रही है अपने को, r नो डाउट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ पोजीशन वेक्टर, बट प्रॉब्लम यह है कि वो डिनोमिनेटर में है। तो कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में रहती है तो उसको आप बार नहीं देते। मगर मैं कहूंगा मुझे इसकी डायरेक्शन बताना है तो वो डायरेक्शन कैसे करूंगा, तो बोले आप उसकी डायरेक्शन को यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो बोले डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, जी हाँ, उसका यूनिट वेक्टर लिख डालो, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। कोई बोलेगा सर ये तीसरी चीज आपने यहां मल्टीप्लाई करे, उसकी वैल्यू बदल गई होगी ना, नहीं बदलती, क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर है। अगर आपको वेक्टर चैप्टर याद होगा, मैंने यही एग्जाम्पल लेके बताया था कुछ ऐसा कि ये यूनिट वेक्टर को जानबूझ के वहां मल्टीप्लाई किया जाता है सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताने के लिए, है ना। यानी यहां जो भी डायरेक्शन होगा, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर ये बताने वाला डायरेक्शन होगा तो हम ये बताना चाहते हैं कि वो डायरेक्शन किस चीज का डायरेक्शन है, तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है। किस चीज का डायरेक्शन बेटा, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन। याद रखना यहां जो भी डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर आएगा, ये आर कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, है ना। कौन कौन सा हो सकता है वो, आई कैप हो सकता है, जे कैप हो सकता है, के कैप हो सकता है, या कुछ और भी, जैसा आई कैप जे कैप की जोड़ी मिलाकर भी हो सकता है वो। तो भाई ये आपका क्या है ना, यूनिट वेक्टर है। ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, किसका डायरेक्शन बता रहा है, रेडियस वेक्टर का, है ना। और ये माइनस साइन क्यों आया, ये बताने के लिए कि रेडियल एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। आई बात समझ में। तो ये डायग्राम आपको रेडियल एक्सेलरेशन के साथ जो डायग्राम है वो उसके साथ लगा बनाना है, आखिर में मत बनाना जैसे मैंने बनाया, मेरे पास जगह नहीं थी तो मुझे मजबूरन इधर बनाना पड़ा वो, ठीक है। तो लिख लो वहां तक के, फिर मैं बढ़ता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्टेट बोर्ड के लिए भी आपके, क्योंकि स्टेट बोर्ड में ये पूछा जाता है अक्सर कि ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसको वैसे ही लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको। वैसे जो नोट्स रहेगी रोटेशनल डायनामिक्स तो उसमें भी और अच्छे से दिया हुआ है, तो उसमें भी आप देख के कर सकते हैं। वो बेटा
याद रखें आप सभी को, मैंने एक टास्क दिया है टेस्ट के लिए, कुछ याद आया? जिस कोर्स के हिसाब से मैंने कुछ लोगों के नाम मैसेज में डाला था कि भैया इनको सिर्फ उतना ही करना है जो आंसर्स रॉन्ग आए हैं, बाकी सबको पूरा टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन लिखना है ना। और उसकी मैंने सबमिशन डेट क्या बताया था? 1 तारीख है ना। कब आ रही हो? आज की तारीख क्या है? हाँ, तो कितने दिन बचे उसके हिसाब से आप ध्यान दीजिए, है ना, नहीं तो सही नहीं होगा आपके लिए। नहीं, वो तो देख लेना आपने, इस बार देख लेना। क्योंकि आपकी लापरवाही है ना मेरे लिए नुकसानदेह है। चलिए, हुआ। अब बात करने जा रहे हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर। इधर ध्यान दो। तो सबसे पहले ही जब अपन एक काम करते हैं, डायरेक्शन को लेकर फोकस करते हैं। वैसे तो उसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब वर्ड है तो टेंजेंशियल ही होगा वो। अब कंसिडर करो एक पार्टिकल यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, और उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, यानी इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। तो अल्फ़ा इधर आएगा और आर इधर आया हुआ है ना। तो ये तो ऑलरेडी आपका वेक्टर आर है, और मुझे मालूम है कि अल्फ़ा जो आने वाला है वो इस तरह से सामने ऊपर की तरफ आएगा। अब ठीक है, मैं बोलूँगा मेरा पार्टिकल कहाँ है, तो बोले ये इस पोजीशन पे है, पॉइंट पी पे। तो ये सारे डायरेक्शन ना पार्टिकल की पोजीशन पे बताओ। तो मैं बोलूँगा देखो पार्टिकल की पोजीशन यहाँ है, तो अल्फ़ा इधर है और आर आपका इधर है ना। पार्टिकल की पोजीशन से बता रहा हूँ मैं, अल्फ़ा सामने की तरफ, आर उस तरफ। तो बोले फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे आएगा? तो बोले अल्फ़ा क्रॉस आर है ना वो, तो अल्फ़ा क्रॉस आर है, तो ये इस तरह से अल्फ़ा क्रॉस आर टेंजेंशियली है ना। तो मतलब ये देखो अल्फ़ा क्रॉस आर, मतलब अंगूठा कहाँ जा रहा है मेरा? ऊपर की तरफ। तो मतलब ये डायरेक्शन किधर आएगा फिर? इस तरफ टेंजेंशियली है ना, अल्फ़ा क्रॉस आर। तो हमने ये देखा कि भाई ठीक है, ये तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया कि अल्फ़ा क्रॉस आर है यहाँ पर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी पता चल गया जो कि टेंजेंशियली है। और अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो स्केलर फॉर्म में मैं कैसे लिखूँगा? तो स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप सिंपली आपको लिखना है आर इंटू अल्फ़ा, आर इंटू अल्फ़ा है ना। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, बस थोड़ी देर रुके आप उसको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम लोग कि इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ठीक है, हेंस इधर लेता हूँ मैं, इधर जगह कम पड़ेगी। तो फिर मैं बोलूँगा हेंस द नेट एक्सेलरेशन कैन बी गिवन एज। तो आप नेट एक्सेलरेशन को किस तरह से बता सकते हैं? तो अरे यार, तो अगर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, फिलहाल वो इस जगह पे है, ये इसका सेंटर है O, ये पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर है P। तो हम कहेंगे कि देखो भाई, ये पार्टिकल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये रहेगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये रहेगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और
ये रहेगा आपका रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। तो डायरेक्शनलिटी के हिसाब से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ, ऊपर टेंजेंशियली, और रेडियल एक्सेलरेशन इस तरफ। तो फिर अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बना दूं, अगर मैं इसे पैरेललोग्राम बना दूं, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन। देखो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में नो डाउट आप इसको ऐसा लिखेंगे, वेक्टर ए आर प्लस वेक्टर ए टी। मगर रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर है, और उन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है? टोटल एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो हमारा टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए आर ए टी कॉस थीटा, है ना। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप ऐड करते हैं तो उनकी थीटा मतलब उनके बीच में का एंगल, बट एज यू वेरी वेल नो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो वो उधर का पार्ट ना भी लिखे तो चलता, क्योंकि उसका वैल्यू वैसे भी 0 आने वाला है। तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने का, है ना। कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि एक पार्टिकल है जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ओके, ठीक है। और अगर मैं देखूं, कई बार मुझे टोटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछा जाता है, टोटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, हालांकि वो डायरेक्शन अक्सर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल एक्सेलरेशन पूछा जाता है। तो मैं कहूंगा कि विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, है ना, tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो मैं कहूंगा अगर ये 80 है तो ये वाला लाइन भी कितना होगा? 80 होगा। तो अल्फा का ऑपोजिट साइड क्या है? 80, और एडजेसेंट साइड क्या? ए आर। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 80 अपॉन ए आर, है ना। मगर एक बार एक ऐसा हुआ था कि उसने एंगल यहां का पूछा था, ये वाला एंगल पूछा था उसने, है ना, कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और लोगों को आदत थी ये देखने की, तो उन्होंने लिख डाले यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 80 अपॉन ए आर, ये इसको टिक कर दिया उन्होंने, है ना। मगर एक्चुअल में ये वाला एंगल पूछा था। तो अब बीटा का ऑपोजिट साइड क्या आएगा? तो बोले डॉटेड लाइन ऊपर वाली। तो मैं बोलूँगा ये कितनी है? तो मैं पहले तो आपसे पूछूंगा ये कितना है, तो बोले ए आर। अगर ये ए आर है तो ये कितना हुआ? ए आर। तो बीटा का ऑपोजिट साइड क्या है? ए आर, और एडजेसेंट साइड क्या है? 80। तो अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। अब ये हम इसको ऐसा लिखेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ए आर अपॉन 80। तो अगर सपोज करो आपको अल्फा वाला एंगल पूछता है तो ये फॉर्मूला है, और बीटा वाला एंगल पूछता है तो आपका ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना। आई बात समझ में आपको? ठीक है। और देखो इधर का हो गया ना? किसी का बाकी है क्या? मैं मिटाने जा रहा हूं। ओके, 2 मिनट लिए ध्यान दीजिएगा। इफ अ पार्टिकल is performing यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ओमेगा उसका क्या हो गया? कांस्टेंट। और अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या आता है? आर इंटू अल्फा, है ना, आर इंटू अल्फा। तो हमने देखा कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका अल्फा क्या होता है? 0 होता है। अब अगर उसका अल्फा 0 होता है
तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगा, सिंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर इनटू अल्फा, है ना। तो देखो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन का वजूद कब आता है, एक्सेलरेशन कब रहता है, जब चीजें बदलती हैं, तो है ना। अगर वो नहीं बदलती है तो एक्सेलरेशन वहां पर नहीं होता है। तो हमने कहा कि देखो वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। बड़े गौर से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। सब लोग उधर फुल फोकस। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, मगर वेलोसिटी तो दो तरह से चेंज कर सकते हैं, एक सिर्फ वैल्यू बदलकर और एक सिर्फ डायरेक्शन बदलकर। बात समझ रहे है ना। अगर सिर्फ वैल्यू बदल रही है, अगर सिर्फ वैल्यू बदल रही है ना, तो हम कहते हैं कि वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। बोलिए वैसे कैसे, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे, देखो यहां पर हमने क्या कहा कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी क्या चीज कांस्टेंट हो गई यहां पर, मैग्नीट्यूड। क्या चीज कांस्टेंट हो गई, मैग्नीट्यूड। वैल्यू कांस्टेंट है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, डायरेक्शन तो हर कदम पे बदलता है, मगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड, है ना। तो हम देख रहे हैं कि वहां मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने के कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गई। मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 था। वो बोले मेरा कोई काम नहीं है, वो आराम से बैठ गया जाके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों, बोले मैं तब काम करूंगा जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा। फिर हमने देखा कि पार्टिकल ने परफॉर्म करना चालू कर दिया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करना चालू कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई बात समझ में। तो अब अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस बार उसका मैग्नीट्यूड चेंज होने लगा, उसकी वैल्यू बदलने लगी। फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो चुपचाप बैठा था आराम से, कोई काम नहीं, टेंशन नहीं अपने को, उसको अब हरकत में आना पड़ा। उसने बोला अरे भाई ये बदलना चालू कर दिया, अब उसको उसकी वैल्यूज बताना पड़ेगी, है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए। जैसे कि रेडियल एक्सेलरेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। पिछली बार जब आप सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, मुझे एक बात बताइए, आप जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आप जस्ट पढ़ रहे थे तो आपने क्या नोटिस किया था, वो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, कांस्टेंट था। क्या चीज बदल रहा था, डायरेक्शन। तो लगातार डायरेक्शन बदलने के कारण, क्या बदलने के कारण, डायरेक्शन बदलने के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को काम करना पड़ा, उसको उसकी वैल्यू बताना पड़ा, है ना। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है, डायरेक्शन बदलना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, मैग्नीट्यूड बदलना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बदल रहा है, डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बदल रहा है, डायरेक्शन। इसी के कारण वहां पर क्या पैदा हो गया था, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब क्या होता है चीज, वैल्यू भी चेंज होता है, और जब वैल्यू चेंज होता है तो वहां क्या पैदा हो जाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमने देखा अगर वैल्यू चेंज ना हो, अगर वैल्यू चेंज ना हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो इससे हमको समझ में आता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जुड़ा हुआ है मैग्नीट्यूड से। तो मैं यहां एक वर्ड लिखूंगा, हेंस सेंटेंस लिखूंगा, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट, hence we can conclude that tangential acceleration is responsible for changing. Hence, we can conclude that tangential acceleration is responsible for changing the magnitude of velocity. Hence, we can say that tangential acceleration is responsible for changing the magnitude of velocity, whereas radial acceleration
is responsible for changing the direction of velocity, जबकि आपका रेडियल एक्सेलरेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सोल है उसका पूरा, है ना, कि रेडियल एक्सेलरेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्शन चेंज करने के लिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल? मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू चेंज करने के लिए, है ना। ये वाला पार्ट हो गया। अगर एक समराइज करें हम लोग सारी चीज़ों को, तो हम देखेंगे हमने क्या क्या देखा अभी फिलहाल समराइज्ड वे में। तो हमने देखा सबसे पहले कि एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसा आता है, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी प्लस वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, है ना। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, ध्यान देना 2 मिनट के लिए। तो टोटल एक्सेलरेशन को हमने ऐसा लिखा। फिर हमने कहा कि ये पार्ट जो है रेडियल एक्सेलरेशन है, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी, और ये पार्ट आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जिसको हम लोग ने कहा वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, है ना। रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होता है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा होता है? टेंजेंशियली बाहर की तरफ। स्केलर फॉर्म में रेडियल एक्सेलरेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा वी, है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? अल्फा क्रॉस आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा, या फिर डी वी अपॉन डी टी। ये इसके 2 ही फॉर्मूले आते हैं, आर इंटू अल्फा। 2 मिनट ध्यान देना आपको, बस ये थोड़ी देर में समझ में आएगा डी वी अपॉन डी टी क्यों। और फिर उसके बाद अगर टोटल एक्सेलरेशन निकालना है तो अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। इस तरह से आप टोटल एक्सेलरेशन निकालते हैं। फिर तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, खास आपके लिए। आया समझ में? ये समराइज्ड वे में। और रेडियल एक्सेलरेशन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नीट्यूड चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। ठीक है, चलो अब लिख लो। ए क्या है? ग्लास में दे दो।
कौन से डब्बे में? नहीं आए थे, वो झाँक के गए थे, वापस कर दिया हमको। 5-10 मिनट का समझ में आता, आधा घंटा लेट हो रहे तुम लोग, पौन घंटा लेट हो रहे तुम लोग, है ना। चलो हुआ। अब नोट करके हमको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एंड एक्सेलरेशन। प्लीज बी फास्ट। अल्फा बीटा को बराबर मार्क करना है डायग्राम में। चलिए, तो सबसे पहले हम जो देखने जा रहे हैं उसी के अंदर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। 4 टाइप के मोशन हमको देखना है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। सबको इसमें देखना है। बहुत गौर से सुनना, आपको पूरा आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगी रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। इसके अंदर पूरा फुल फोकस इधर, ठीक है। वो बाकी है तो रहने दो उसको, बाकी अभी इधर ध्यान दो। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर मतलब क्या होता है? सीधा सीधा, है ना। एक बात याद रखना हमेशा, मैं फिर से दोहराता हूं, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन यानी लगातार एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में, अगर कोई पार्टिकल सीधा 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 ट्रैवल कर रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए और बिना वैल्यू चेंज किए, उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या यहां डायरेक्शन चेंज हुआ? हाँ, सीधा जा रहा था पार्टिकल तो डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या उसकी स्पीड चेंज हुई? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में रेडियल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल एक्सेलरेशन होता है √AR² प्लस AT², तो वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ध्यान दो, ये समझ में आया क्या आपको? है ना कि भैया यहाँ रेडियल भी जीरो है, टेंजेंशियल भी जीरो है, उसी कारण से टोटल एक्सेलरेशन भी जीरो है। अब हम बात करते हैं आगे की, नॉन यूनिफॉर्म, नहीं बेटा अभी लीनियर ही चल रहे अपन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। गौर से देखो, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब मैं जा तो रहा हूं सीधा मगर मेरी स्पीड लगातार बढ़ रही है या कम हो रही है। बात समझ रही है आप जा तो रहे हैं सीधा मगर स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा, यहां कौन सी चीज थी जो कांस्टेंट थी? डायरेक्शन। डायरेक्शन बदला था क्या? डायरेक्शन क्या था? कांस्टेंट था। मगर क्या चीज बदल रहा था? मैग्नीट्यूड। कौन रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन चेंज करने के लिए? डायरेक्शन, रेडियल। वो बोलेगा भैया डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है ना, मैं तो तब काम करूंगा जब डायरेक्शन चेंज हो। तो आराम से रेडियल एक्सेलरेशन चुपचाप बैठा रहेगा और हम देखेंगे कि फिर रेडियल एक्सेलरेशन अगर कोई काम नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। क्यों जीरो रहेगी? क्योंकि इसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा। ये कब वजूद में आता है? जब डायरेक्शन चेंज होगा। हाँ, मगर यहां पर बेचारे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को काम करना पड़ेगा क्योंकि उसको मतलब है मैग्नीट्यूड से।
और हमने देखा कि मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं। अब देखो याद फिर अब 2 मिनट, और जैसे यहाँ पर हम जानते हैं कि a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ 0 प्लस AT का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 80, है ना। तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है किसके बराबर होगा, टोटल एक्सेलरेशन। अब याद रखो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपने पढ़े हैं, सब लोग ने पढ़ा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर। उस चैप्टर में एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते नहीं थे, है ना। तो उस चैप्टर में मैंने देखा था कि टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेता था, और वही टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो किसके बराबर होगा, dv बाई dt के। और उसी कारण से वो r इंटू अल्फा के साथ साथ एक और फॉर्मूला आया था, मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा थोड़ी देर से, तो वो इसी कारण से वहां पर dv बाई dt आता है। तो आप ये ऐसा भी कह सकते हैं कि आपने उस चैप्टर में जो एक्सेलरेशन पढ़ा था वो असल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, है ना। हालांकि हम पढ़ते थे, बोलते थे टोटल एक्सेलरेशन, मगर उसका खुलासा कि बारीकी से देखे तो मैं उस चैप्टर में जो एक्सेलरेशन इतना जो पढ़ते आ रहा था वो असल में मैं कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ रहा था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। वो अलग बात है कि वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टोटल एक्सेलरेशन के बराबर है ना। तो ऐसा है कि ठीक है, ये यहां समझ में आया कि हमें नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोले तो क्या हो गया आपका टेंजेंशियल, ये रेडियल एक्सेलरेशन 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए देखिए फिर तीसरा पार्ट, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या हुआ, पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। और कौन चीज बदल रहा है, डायरेक्शन। कौन रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन बदलने के लिए, रेडियल, और मैग्नीट्यूड बदलने के लिए टेंजेंशियल। अब यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ काम करेगा क्या, नहीं, वो तो बोला मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट, मेरा कोई काम ही नहीं है। तो भाई हम कहेंगे कि यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, और आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये 0 है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू बदलने के लिए, और रेडियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो अब अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहां लिखूंगा कि ठीक है कि भैया जैसे कि हम जानते हैं a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होता है, तो फिर से मैं लिखूंगा AR स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। देखो टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हमने देखा कि यहां पर आपको टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन के, है ना। तो जब भी कोई पार्टिकल परफॉर्म करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो वहां पर टोटल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। फिर चौथी चीज, अब अगर मैं वो देखता हूं कि पार्टिकल मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो भैया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है मतलब क्या कि इसका वैल्यू भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो इस बार आप दोनों को काम करना पड़ेगा, इस बार रेडियल एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर नहीं रहेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर नहीं रहेगा, है ना। कोई भी खाली नहीं बैठा रहेगा, सबको अपना काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार वैल्यू भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। फिर अब जो टोटल एक्सेलरेशन आएगा वो फिर आपको कोई इस तरह से लिखना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। आई बात समझ में, है ना। तो ये हमारा पॉइंट आया इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन को जब हम कंपेयर करते हैं। देखो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में, है ना, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में सारे के सारे एक्सेलरेशन 0 हो गए थे, इसीलिए जब आप यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलते हैं तो हम कहते हैं इट इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, गौर से सुनना, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन। मगर जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं हम लोग,
जैसे मैं कई बार एक सवाल पूछता हूँ बच्चों से कि भाई बताओ, एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? बच्चों के दिमाग में क्या बैठी रहती है, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब स्पीड बढ़ना, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होना, ये होता है। यहाँ पर ना वैल्यू चेंज हो रहा था ना डायरेक्शन चेंज हो रहा था। मैं बोलूँगा यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भले ही वैल्यू कांस्टेंट होती है मगर डायरेक्शन चेंज होता है, उसके कारण वेलोसिटी चेंज होता है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, ठीक है। तो ये आखिरी स्टेटमेंट मुझे एज अ नोट यहाँ लिखना था, ये सेकंड स्टेटमेंट के तौर पे, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an accelerated motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, अब लिख लीजिए पूरा। थ्योरेटिकली काइनेमेटिक्स कंप्लीट हुआ, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ। इधर का तो हो ही गया होगा सभी का। हुआ ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर, ये सेकंड पॉइंट आखिरी बस ये लिखना है आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। कल सबके लिए कुछ होमवर्क रहेंगे। सबसे पहला होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको अब तक जितना हुआ है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन का पार्ट घर पे जाके बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करना है। मैं कल ओरल टेस्ट ले सकता हूँ आपका। दूसरा होमवर्क आपको ये रहेगा, मॉड्यूल्स के मॉड्यूल निकालो, कितने क्वेश्चन इसमें बताओ। मोशन इन अ प्लेन का मॉड्यूल निकालो, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, तो उसमें सर्कुलर मोशन का आखिरी मिलेगा आपको। तो उसमें कितने आ रहे हैं क्वेश्चंस देखो। ये कैसे उसने रैंडम दिया, उसने प्रॉपर अरेंज करो उसको, वो बहुत गलत दिया हुआ है। ओवरऑल कितने क्वेश्चंस है सर्कुलर मोशन में? उर्दू कैसा प्रिंट कर डाला क्या उसने? तो वाह, 45 है ना।
तो आपके मॉड्यूल्स में ओवरऑल 45 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मुझे कल 15 क्वेश्चंस सॉल्व चाहिए, प्लस कल मैं एक डीपीपी भी दूंगा आपको, है ना। उसको फिर एक और दिन रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए, बाद में डिस्कस करने के लिए। तो कल मैं पहले 15 क्वेश्चन के आपको आंसर्स बता दूंगा कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है करके, है ना। आपको सबको चेक करना है। जिसको डाउट रहा तो आखिरी में जो टाइम रहता है 10-1 मिनट, तो उसमें आके आपको डिस्कस करना है। ओके, चलो। Let's go with the problems. हो गया बेटा ये? ठीक है, लिख लो आप, जब तक मैं यहां क्वेश्चन लिखता हूं। A particle, a particle moves in a circle of radius 0.5 meter, 0.5 meter at a speed that uniformly increases, at a speed that uniformly increases. Find the angular acceleration of particle if its speed changes from 2.0 meter per second to 4.0 meter per second in 4.0 seconds. 4.0 seconds. ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो सबसे पहले तो हमें रेडियस दिया गया है, दैट इज 0.5 मीटर। हमें बताया गया है कि भाई शुरू में स्पीड जो थी आपकी वो कितनी थी, 2.0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बाद में स्पीड कितनी हो गई थी आपकी, 4.0 मीटर पर सेकेंड। ये सारे बदलाव कितनी देर में आए थे आपके, 4 सेकेंड में, मतलब अच्छा खासा बड़ा टाइम गैप है। अब देखो यहाँ पर मैं ये जानता हूँ कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो r इंटू अल्फा होता है। ये मुझे अच्छे से भली भांति मालूम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r इंटू अल्फा होता है। अल्फा निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी यूजिंग दिस पार्ट, दिस फॉर्मूला या दिस डेटा, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड में जो चेंज आता है उसके कारण जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो हम जानते हैं कि भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
देखो डीवी क्या होता है, स्मॉल चेंजेस के लिए होता है, मगर यहाँ चेंजेस स्मॉल नहीं है, बड़े बड़े चेंजेस है। तो मैं इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इन केस अगर वहां पर वेलोसिटी की कोई इक्वेशन होती तो मैं डेरिवेटिव लेता, मगर यहाँ बड़े बड़े चेंजेस आए हैं और बड़े टाइम गैप में आए हैं, 4 सेकंड के गैप में चेंज आया है, तो इसीलिए यहाँ डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, सादे सीधे कैलकुलेशन से काम चल जाएगा। तो हमें वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है जो हम लोग ने 9वीं 10वीं में पढ़ा था, है ना, v2 माइनस वी वन अपॉन टी, वही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो v2 माइनस वी वन कितना होगा भैया, 4 माइनस टू अपॉन टाइम कितना है आपको 4 सेकेंड्स, यानी कि 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा अपने को क्या मिल गया यहाँ पर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया। अब अपने को क्या निकालना है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। देयरफॉर अल्फा, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 1/2 और आर कितना है अपने पास 0.5। अच्छा 0.5 को भी क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 लिख सकते हैं। तो यहां पर भी 1/2, वहां पर भी 1/2, बचा क्या सिर्फ 1। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो कल आपको सारे ये यूनिट्स को भी याद रखना अच्छे से, यूनिट्स डायमेंशन ये सब पूछूंगा मैं कल, है ना। तो हर एक चीज का कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, सब पूछूंगा मैं कल। ठीक है, लिख डालो। तो देखो आपको ये सिचुएशन दी गई है, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 2 मीटर varies with time t as v equals to t squared, where t is in second, v is in meter per second. Find radial, tangential and net acceleration. तीनों निकालना है आपको, रेडियल भी, टेंजेंशियल भी और नेट एक्सेलरेशन भी आपको कैलकुलेट करना है।
जो क्या क्या दिया हुआ है अगर इसकी लिस्ट बनाई जाए तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है वो मुझे दिया गया है रेडियस, जो कि है 2 मीटर्स। ओके, फिर उसके बाद जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो है वेलोसिटी, दैट इज टी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, टी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, जान दो, उसने दे दिया तो वही लेते हैं। और आपको टाइम दिया गया है 2 सेकेंड। अगर आप सोच रहे हो टाइम की डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, बिल्कुल सही है, टाइम की डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो आपको उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है वो पता चलेगा। हमको क्या क्या चाहिए, रेडियल भी चाहिए, टेंजेंशियल भी चाहिए और टोटल भी चाहिए। एक एक करके फोकस करना सब पर। तो मैं सबसे पहले रेडियल एक्सेलरेशन पे फोकस करूंगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसे कि होता है v² अपॉन r, है ना। तो मैं सबसे पहले देखूंगा r की तो डायरेक्ट वैल्यू है मेरे पास, मगर v की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर v की वैल्यू क्या होगी, तो टाइम की वैल्यू डाल दो वहां पे। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड v इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड के ऊपर जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू यहां डाल दो फिर। देयरफॉर रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 अपॉन 2। देयरफॉर रेडियल एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया रेडियल एक्सेलरेशन। अब आएगी बारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपैरेटिवली आसान है, आप जानते हैं इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है और आपको एट 2 सेकेंड ही पूछा गया, यानी इंस्टेंटेनियस पूछा गया है। तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लूंगा, दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वायर, जो कि कितना होता है, ट्वाइस टी। और एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड पर जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड हो रही होगी उस वक्त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देयरफॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर अब अपने को निकालना है टोटल एक्सेलरेशन, जो कि क्या होता है, अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। Therefore total acceleration is under root of AR का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। Therefore A is equals to 64 प्लस 16 यानी कि ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 80। और उसको और आगे आप अगर सॉल्व कर सकें, जैसे अंडर रूट ऑफ 80 को मैं और आगे कैसे सॉल्व कर सकता हूं, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 ना, 16 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, 5 8 40, उसका डबल, तो ये हो जाएगा 4√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में, लिख लो। ये पहला वाला प्रॉब्लम हो चुका होगा सभी का।
जिसको टाइम ज़्यादा लग रहा है वो बाहर चला जाए। A particle is moving in a circle of radius 12 meters at an instant its speed is 6 meter per second and the speed is increasing at the rate 4 meter per second square. Find the acceleration of the particle. चलिए आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ सारी बातें। क्या क्या दिया हुआ है वो बताओ, एक एक चीज़ सॉल्व करके बताओ कि टोटल एक्सप्रेशन क्या आएगा। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर। एक पार्टिकल मूव हो रहा है सर्कल में और उस सर्कल का रेडियस कितना है 12 मीटर। तो फर्स्ट फैक्टर जो मुझे दिया हुआ है वो है रेडियस एंड दैट इज हाउ मच 12 मीटर्स। एट एन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे उसकी स्पीड जो है कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब ये पहचानना चैलेंज है आपको, ये डेटा जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या है। अब जाहिर बात है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन रहेगा। अब यहाँ एक्सेलरेशन मतलब दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो रेडियल या फिर टेंजेंशियल। आपको क्या लगता है कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। कैसे, स्पीड बढ़ रही है एट अ रेट ऑफ, स्पीड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। तो बोले मैग्नीट्यूड बदल रहा है इतने से, तो मतलब ये एक्सेलरेशन है जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। और ऐसा कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। तो असल में ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो कि वैल्यू क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मुझे टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, रेडियल। तो मैं कहूँगा देयरफॉर रेडियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो बोले वो आएगा v स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए होती है। v का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर अपॉन 12 यानी कि 36 अपॉन 12 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास रेडियल एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल तो पहले से था। अब टोटल एक्सेलरेशन क्या आएगा फिर, अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर। AR कितना आ गया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AT कितना है 4। और शायद मुझे बिना कैलकुलेट करे आपको पता होगा इसका आंसर क्या आएगा 5, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमें एक दो प्रॉब्लम्स और लेना, बट वो हम लोग कल के इसमें लेंगे। कल डायनामिक्स का पार्ट स्टार्ट भी करेंगे। याद रखना कल मुझे होमवर्क भी चाहिए, 15 मॉड्यूल्स के क्वेश्चन के मॉड्यूल्स के 15 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। उसको सॉल्व कैसे करना है आपको, एक कोई तो भी एक रजिस्टर बनाओ ऐसा कुछ, या फिर पेजेस रखो अपने A4 साइज़ के जो ब्लैंक पेजेस आते हैं वो, आप उसमें टाइटल डालेंगे सर्कुलर मोशन का पार्ट, और उसमें लिख देना मोशन ऑफ प्लेन का पार्ट है करके ये पहला, और उसमें आप सिर्फ नंबर डालो क्वेश्चन नंबर 1, उसका उसके नीचे सॉल्यूशन, है ना, और उस हिसाब से आपको पूरा सॉल्यूशन बनाना है उसका। आपको जो लग रहा पहले पेंसिल से करो, रफ वर्क के जैसा, कि हो सकता है कि आप जो लिख रहे हो शायद गलत हो करके,
है ना। और फिर बाद में जब वो हो गया कि हाँ भाई ये सही आया मेरा आंसर जो मैंने लिखा था वो, है ना, एक बार बता भी देना मुझको, तो तब जाके फिर उसको आप पेन से नोट करो। ये मॉड्यूल डीपीपी अगर तुमको अच्छा स्कोर करना है, तुमको एक टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, तो आपको ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी, तो आपको ये चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द बेस। नहीं कर सकते तो फालतू का नीट का फॉर्म भर रहे तुम, है ना, फालतू का जेई का फॉर्म भर रहे तुम, टाइम पास करो। इससे अच्छा मस्त वो 1000-2000 रुपये की जाओ पार्टी करो, है ना, तुम ज़बरदस्ती का टाइम पास मत करो। ओके चलो, टाइम ज़्यादा हो रहा है, बाकी का देखते हैं कल। ग्रुप पे मोशन ना प्लेन में ना हो।